Hello guys, hope you are doing well. Welcome to our YouTube channel Edwards Wing. This is Kavin Sharma and I am going to teach you the section related to polity and governance. तो हम जो पॉलिटी का सेक्शन है वो स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से। सो टुडेज टॉपिक इज हिस्टोरिक बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ले लेते हैं। 1600 में ब्रिटिशर्स जो है इंडिया में ट्रेड करने आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी बन के। देन उनको मेजर ब्रेक थ्रू तब मिला था जब शाह आलम एक मुगल एम्परर जो थे उन्होंने बैटल ऑफ बक्सर के बाद उनको दीवानी राइट दिए थे बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में। देन 1857 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो होता है उसको ब्रिटिशर जो है स्पाई म्यूटिनी बोलते थे, वो हुआ था। उसके बाद जो है 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था जिसके जिस एक्ट के थ्रू जो ब्रिटिश क्राउन जो था उनका डायरेक्ट कंट्रोल जो है वो इंडिया पे हो गया था। देन 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनी थी जिन्होंने हमारा प्रेजेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फ्रेम किया था। और 15 अगस्त 1947 आपको पता ही है इंडिपेंडेंस जो मिली थी हमें। Then 26 Jan 1950 our constitution came into being and we celebrate that day as Republic Day. ब्रिटिशर्स के टाइम पे बहुत सारे एक्ट्स आए थे जिन्होंने फाउंडेशन बनाई जो आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है। उसका जो हिस्टोरिक बैकग्राउंड जो था वो इन्हीं एक्ट से निकलता है। इन एक्ट्स को पढ़ने के लिए हम इनको दो मेजर टाइम पोर्शंस में डिवाइड करते हैं। पहला जो है कंपनी रूल जो 1773 से लेकर 1858 के बीच में जो जो एक्ट्स आए थे वो सारे कंपनी रूल के अंडर आए थे। और 1858 से लेकर 1947 के बीच में जो एक्ट आए वो सारे क्राउन रूल के अंदर आए थे। तो पहला जो कंपनी रूल में जो सबसे पहला जो एक्ट आया था बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जैसे कि गवर्नर ऑफ बंगाल, पहले एक गवर्नर ऑफ बंगाल होता था, दूसरा गवर्नर ऑफ बॉम्बे होता था और तीसरा मद्रास मद्रास का गवर्नर होता था। तो ये गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर ऑफ बॉम्बे, गवर्नर ऑफ मद्रास, ये तीन अलग अलग पावर्स थे और तीनों जो है इंडिपेंडेंट काम करते थे। बट इस एक्ट में प्रोविजन ये डाला गया कि जो गवर्नर ऑफ बंगाल होंगे उनको जो है आज के बाद गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहा जाएगा और उनकी पावर्स को बढ़ा दिया गया। और वेरिन हेस्टिंग जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने थे। और ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं जिनको मैंने ब्लू कलर में हाईलाइट किया ये सारे के सारे जो है ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस इनको बहुत ज़्यादा हैं, तभी मैंने इनको स्पेशली ब्लू कलर में हाईलाइट किया है। और ये आपको पीडीएफ में भी मेंशन होगा और पीडीएफ आपको इस लेक्चर के बाद मिल जाएगी। तो इसके बाद जो सेकंड प्रोविजन जो इसमें स्पेशल फीचर जो था वो ये था कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कोलकाता जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट इसी एक्ट के बेस पे हुई थी जो कि 1774 में बना था, जिसमें एक चीफ जस्टिस और 3 अदर जजेस थे। एक और प्रोविजन था कि जो ऑफिशियल्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के उनको प्रोहिबिट किया कि उनको कोई भी गिफ्ट और कोई भी रिश्वत ना कोई गिफ्ट जो यहाँ के लोकल पॉपुलेशन जो थी इंडिया की वहां से कोई नहीं लेना था। और जो फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है उसको रिस्पॉन्सिबल बना दिया गया कि उनको जो है डायरेक्टली रिपोर्ट करना है ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिगार्डिंग द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है नई बॉडी बना दी गई इस एक्ट के प्रोविजन में। अब इस एक्ट के स्पेशल कुछ सिग्निफिकेंस है और इधर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। इस इस वाले सिग्निफिकेंस से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं पहले एग्जामिनेशंस में। पहला सिग्निफिकेंस ये है कि जो ये वाला जो एक्ट जो था वो फर्स्ट स्टेप था ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए किसका, ब्रिटिश गवर्नमेंट का। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी फाउंडेशन जो है वो इसी एक्ट से स्टार्ट हुई। पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो कंपनी के थे उनको पहली बार फर्स्ट टाइम रिकॉग्निशन मिली थी बाय एनी एक्ट। वो किससे मिली थी, बाय रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। जो इनमें मेन मेन पॉइंट्स थे वो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया और ये बहुत डिटेल्ड पॉइंट्स हैं। इसके बाद इस एक्ट को एक बार अमेंड किया गया था 1781 में जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस है बट आपके एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि एक्ट ऑफ सेटलमेंट किस एक्ट को कहा जाता है। वो है अमेंडिंग एक्ट 1781 जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को अमेंड करके जो एक्ट आया था उसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं। और इस एक्ट में जो मेन मेन जो क्रक्स है वो ये है कि इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की जो पावर है वो लिमिट कर दी गई थी और गवर्नर जनरल और काउंसिल की जो पावर्स थी उसको बढ़ा दिया गया था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट एक्ट जो कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के टाइम पे आया था उसको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 बोलते हैं। पिट्स विलियम पिट्स जो थे तब के प्राइम मिनिस्टर थे
ब्रिटेन के, तो उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट 1784 उनके नाम पे पड़ा। इस एक्ट के जो मेन प्रोविजंस वो ये है कि पहला जो है कि इस एक्ट ने कमर्शियल और पॉलिटिकल फंक्शन जो कंपनी के थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको सेपरेट किया था। जो कमर्शियल अफेयर जो कमर्शियल फंक्शंस थे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को दिए गए थे, और जो पॉलिटिकल फंक्शंस थे वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दिए थे। मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल एक नई बॉडी एस्टेब्लिश की गई, और इनको जो है ज़्यादा पावर्स दी गई एज कम्पेयर टू कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो पॉलिटिकल अफेयर्स को कंट्रोल करते थे। अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल्स के, जैसे मैंने बोला, उनकी पावर्स भी बढ़ गई थी, और ये सारे के सारे जो सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट के जो अफेयर्स थे और रेवेन्यू जो थे ब्रिटिशर्स के इंडिया में, वो सारे के सारे जो है सुपरवाइज जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल करते थे। और इस जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये जो दो अलग अलग जो पावर्स बना दी गई थी, इसी सिस्टम को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो आपके ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट किस एक्ट में मेंशन है, किस सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट किस एक्ट में मेंशन है। वो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में मेंशन है। एक और इसमें प्रोविजन था कि कंपनी की जो टेरिटरी जो थी, उसको फर्स्ट टाइम जो है वो ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी एग्जामिनेशंस में कि ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया फर्स्ट टाइम किस एक्ट में मेंशन है। तो वो किस में एक्ट है, वो किस एक्ट में मेंशन है? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। कंट्रोल ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो था वो कंपनी के अफेयर्स में स्टार्ट हो गया था, किससे? पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बाद। अब आगे चलते हैं। इसके बाद चार्टर एक्ट्स आए, जिनमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट एक्ट जो था चार्टर एक्ट में, वो था चार्टर एक्ट ऑफ 1833। ये बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, क्योंकि इस एक्ट में जो सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ था रेगुलेटिंग ऑफ एक्ट ऑफ 1773 से, वो फाइनल फाइनल कंक्लूजन में फाइनल स्टेप जो लिया गया था वो इसी एक्ट में लिया गया था। इस एक्ट में जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो थे, जिनको एस्टेब्लिश किया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के बाद, वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए थे। और उनको सारी की सारी पावर्स दी गई, सिविल और मिलिट्री पावर्स जो थी उनके अंडर। और सारी की सारी जो सिविल एंड मिलिट्री पावर्स जो थी वो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दी गई। जो विलियम बेंटिक जो थे वो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब एक चीज रिवाइज कर लेते हैं कि जो वेरेन हेस्टिंग्स जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, और जो विलियम बेंटिक जो थे वो फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। ठीक है। इस एक्ट ने ब्रिटिशर्स का जो कंट्रोल है ऑल ओवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया, उसको एस्टेब्लिश किया था, उसको क्रिएट किया था। इस एक्ट में बहुत एक इम्पॉर्टेंट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर इंट्रोड्यूस करने की एक कोशिश की गई थी कि जो ओपन कंपटीशन सिविल सर्विसेज का जो है वो इंडियंस को भी उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाए। बट ये वाला जो प्रोविजन जो था वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उन्होंने इस पे ऑब्जेक्शंस उठा दिए, और बाद में ये वाला जो प्रोविजन जो था उसको नेगेट कर दिया गया था। अब आगे चलते हैं। अब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 जो है, इसके बाद जो था इम्पोर्टेंट एक्ट आया था। इसमें जो है गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, उनकी जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो फंक्शंस थे उनको पहली बार सेपरेट किया गया था। अब आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव फंक्शंस क्या होते हैं और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस क्या होते हैं। जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस जो होते हैं वो रिलेटेड होते हैं लॉ, जो लॉ बनाने वाला, लॉ मेकिंग जो बॉडी होती है उसे लेजिस्लेटिव बॉडी कहा जाता है। जैसे कि हमारी जो पार्लियामेंट है वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी है। और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस और एग्जीक्यूटिव बॉडी किसे कहते हैं? जो इम्प्लीमेंट करते हैं जो लॉज जो इनेक्ट किए गए हैं लेजिस्लेशन के थ्रू। जैसे कि हमारे मिनिस्टर्स और जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये सारे के सारे जो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। जैसे कि जो सारे मिनिस्टर्स और सारे के सारे जो आईएएस ऑफिसर्स जो हैं वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो वैसे ही गवर्नर जनरल का जो काउंसिल जो थी पहले लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन जो है साथ में परफॉर्म करती, कोई सेपरेशन नहीं थी। बट इस एक्ट में जो है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को सेपरेट किया गया। और एक और नई बॉडी बना दी गई जो जिसका नाम था इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल, जिसे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहा जाता है। ये एक स्पेशल एक बॉडी बना दी गई इस एक्ट में। और इसमें फर्स्ट टाइम जो है लोकल रिप्रेजेंटेशन को भी इंक्लूड किया गया इस इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और जो 6 न्यू लेजिस्लेटिव जो मेंबर्स बने थे, उसमें से जो है 4 मेंबर जो हैं वो मद्रास, बम्बई, बंगाल और आगरा में से लिए गए। और इस एक्ट में जो है ओपन कंपटीशन का एक प्रोविजन डाला गया कि ओपन कंपटीशन होना चाहिए सिविल सर्वेंट्स का, इंक्लूडिंग इंडियंस का भी।
ये पीछे वाले एक्ट में भी ये वाला प्रोविजन डाला गया था, बट बाद में वो वाला नेगेट कर दिया गया था, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था उनने ऑब्जेक्शन उठा दी थी। बट इस वाले चार्टर एक्ट में ये वाला प्रोविजन जो है इंक्लूड किया गया है। सो आज के लिए हम इतना ही कंप्लीट करते हैं। जो इससे आगे वाला लेक्चर होगा, पार्ट 2 जो होगा इसका, उसमें हम क्राउन रूल के अंडर जो एक्ट आए थे टिल द इंडिपेंडेंस, वो हम उसमें कंप्लीट करेंगे। सो टिल देन, गुड बाय एंड जय हिंद।